हे एवरीवन, वेलकम टू योर एजुकेशन हब। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे एडम्स वर्सेस लिंडसेल केस लॉ के बारे में, जो इस बात को क्लियर करता है कि पोस्टल कम्युनिकेशन के दौरान, यानी कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑफ़र और एक्सेप्टेंस दोनों लेटर्स के ज़रिए हुए हैं, तो इस कंडीशन में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कब फॉर्म होगा या फिर कंक्लूड होगा। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑफ़र और एक्सेप्टेंस दोनों लेटर्स के ज़रिए कम्युनिकेट हुए हैं, तो फिर इस कंडीशन में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा। क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का कंप्लीट होना ज़रूरी है। अब शायद यहाँ पे आपको ये लग रहा होगा ये केस लॉ क्यों केवल कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा इसका आंसर करता है, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल का आंसर क्यों नहीं करता। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी प्रपोजल किसी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए इनिशिएट किया गया सबसे पहला कदम होता है। इसलिए कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल तब कंप्लीट होगा जब जिस पर्सन के लिए वो प्रपोजल बना है उस पर्सन को उस प्रपोजल के बारे में पता चल जाएगा। और अगर ये प्रपोजल लेटर के ज़रिए दिया गया है, तो जब जिस पर्सन के लिए वो प्रपोजल बना है वो पर्सन जब उस लेटर को रिसीव कर लेगा, तब कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के लिए दो सर्कमस्टांसेस के बीच में कन्फ्यूज़न आता है, और ये सर्कमस्टांसेस कुछ इस तरह से हैं कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस किस कंडीशन में कंप्लीट होगा। तब जब जिस पर्सन के लिए वो प्रपोजल बना है उसने जैसे ही अपने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पोस्ट कर दिया है, वैसे ही कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगा। या फिर जब वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जिस पर्सन ने प्रपोजल बनाया है, यानी कि प्रपोजर जब रिसीव कर लेगा, तब ये कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगा। और इस क्वेश्चन को अराइज करने वाला एडम्स वर्सेस लिंडसेल वो फर्स्ट केस लॉ था, इसलिए ये केस लॉ एक लैंडमार्क केस लॉ है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन के आंसर को जानने के लिए हम इस केस लॉ के फैक्ट और हेल्ड को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। इस केस लॉ में प्लेंटिफ एडम्स वूल मैन्युफैक्चरर होते हैं, यानी कि वो ऊन बनाने का काम करते हैं जिससे बाद में स्वेटर्स बनते हैं। और वहीं डिफेंडेंट लिंडसेल वूल डीलर होते हैं, यानी कि वूल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जिन रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, डिफेंडेंट लिंडसेल उन्हीं को बेचते हैं। तो 2 सितंबर 1817 को डिफेंडेंट लिंडसेल ने प्लेंटिफ एडम्स को ये ऑफ़र देते हुए एक लेटर भेजा कि वो उन्हें उस ऊन को मैन्युफैक्चर करने के लिए, यानी कि वूल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल्स बेचना चाहते हैं। और उनके इस ऑफ़र के लेटर में ये बात भी मेंशन थी कि वो उन्हें ये जो फ्लिसेस का मतलब भेड़ के बाल जिससे ऊन बनता है, वो उन्हें तभी बेचेंगे जब वो लेटर के ज़रिए उनके एक्सेप्टेंस को रिसीव कर लेंगे। अब ये जो लेटर होता है, इस पे डिफेंडेंट लिंडसेल ने प्लेंटिफ एडम्स के एड्रेस में कुछ गड़बड़ कर दी थी। इसके कारण ये जो लेटर है वो प्लेंटिफ एडम्स को थोड़ा लेट मिलता है। तो ये लेटर प्लेंटिफ एडम्स को 5 सितंबर को मिल जाता है। और जैसे ही यह लेटर प्लेंटिफ एडम्स को मिलता है, उसी शाम यानी कि 5 सितंबर की शाम को ही उन्होंने अपने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को लिखा और उसे पोस्ट कर दिया। अब जैसा कि हमने बताया कि यह लेटर एडम्स तक थोड़ा लेट पहुंचा था, इसलिए यह लेटर जाहिर सी बात है कि अब लिंडसेल तक इस लेटर का रिप्लाई भी लेट ही पहुंचेगा। तो लिंडसेल के अकॉर्डिंग उनके जो लेटर का रिप्लाई था वो उन तक 7 सितंबर तक पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन ये जो लेटर है वो उन तक 9 सितंबर तक पहुंचा। अब क्योंकि ये जो लेटर है उन तक लेट पहुंचा है, इसलिए उन्होंने अपने लेटर के जवाब के लिए 8 सितंबर तक वेट किया और फिर 8 सितंबर को ही अपने फ्लिसेस को किसी थर्ड पार्टी को सेल कर दिया। अब इसके बाद जाहिर सी बात है कि जो प्लेंटिफ एडम्स है उन्हें लॉस हुआ, क्योंकि अब उन्हें वूल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जब रॉ मटेरियल मिलेगा ही नहीं, तो अब वो वूल मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण उन्हें लॉस होगा। तो इसलिए प्लेंटिफ एडम्स ने डिफेंडेंट लिंडसेल के अगेंस्ट में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट फाइल कर दिया। और इस सूट में डिफेंडेंट लिंडसेल ने ये कंटेंशन दिया कि 8 सितंबर तक कोई भी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि उन्हें जो प्लेंटिफ एडम्स हैं उनका जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है वो मिला ही नहीं। तो अब इस सूट के बाद
कोर्ट के सामने वही दो क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस आखिर कब कंप्लीट होगा। तो इसके बाद आता है इस केस का हेल्ड। इस केस का जो हेल्ड होता है वो प्लेंटिफ एडम्स के फेवर में होता है। उनके फेवर में अपने जजमेंट को देते हुए कोर्ट कहती है कि 8 सितंबर को वहाँ पे एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता था, क्योंकि जैसे ही प्लेंटिफ एडम्स ने अपने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पोस्ट किया वैसे ही वहाँ पे एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया। और इसके साथ ही कोर्ट ने ये जो डिफेंडेंट लिंडसेल का कंटेंशन था कि उन्हें क्योंकि वो लेटर रिसीव ही नहीं हुआ था इसलिए वहाँ कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, इस क्वेश्चन का भी आंसर किया। कोर्ट ने कहा कि अगर जब तक डिफेंडेंट लिंडसेल को वो एक्सेप्टेंस रिसीव नहीं हो जाता है तब तक अगर यहाँ पे कोई भी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता या फिर डिफेंडेंट लिंडसेल अपने ऑफ़र के लिए बाउंड हैं ही नहीं, तो फिर उन्हें वो लेटर रिसीव हो जाने के बाद फिर तो एडम्स को भी एक लेटर भेजना चाहिए उन्हें नोटिफाई करने के लिए कि उनका लेटर लिंडसेल को मिल चुका है और उन्हें उनका ये जो एक्सेप्टेंस है वो स्वीकार है, उन्होंने उनके इस एक्सेप्टेंस को अपनी सहमति दे दी है। और फिर जब एडम्स को ये लेटर मिलेगा तो फिर एडम्स को भी फिर एक और लेटर लिंडसेल को भेजना होगा। तो इस तरह से यहाँ पे एक नेवर एंडिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा, एक एंडलेस प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जिसके लिए कोर्ट ने एक मैगजीम का यूज़ किया एड इन्फिनिटम। और इसके कारण पोस्टल कम्युनिकेशन के ज़रिए कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो ही नहीं पाएगा। तो इस तरह से कोर्ट ने डिफेंडेंट के कंटेंशन के आंसर को देते हुए ये बताया कि किसी भी पोस्टल कम्युनिकेशन के दौरान एज सुन एज यानी कि जैसे ही जो एक्सेप्टर है वो अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर देता है वैसे ही वहाँ पे एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है और प्रपोजर और एक्सेप्टर दोनों उस कॉन्ट्रैक्ट को मानने के लिए बाउंड होते हैं। लेकिन ये तो था एक इंग्लिश लॉ। इसने इंग्लिश लॉ में ये जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है पोस्टल कम्युनिकेशन के वक्त इसका क्या स्टैंड होगा इस बात को क्लियर किया, लेकिन इसने इंडियन लॉ के स्टैंड को क्लियर नहीं किया। तो इंडियन लॉ में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्टल कम्युनिकेशन के वक्त कब पूरा होगा, तो इसके बारे में बात करता है सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और इस सेक्शन 4 का पैरा 2 कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा पोस्टल कम्युनिकेशन के दौरान इसके बारे में बताता है। और इसका पैरा 1 कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल के बारे में बात करता है, जिसे हमने लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त के केस लॉ में डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पैरा 2 ऑफ सेक्शन 4 ये बताता है कि जो प्रपोजर है वो अपने प्रपोजल के लिए तब बाउंड होगा जब जो एक्सेप्टर है उसने अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया है और अब वो जो लेटर है यानी कि वो जो एक्सेप्टेंस है वो एक्सेप्टर के पावर से बाहर है। यानी कि अगर हम अपना कोई भी लेटर पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर देते हैं तो फिर वो लेटर हमारे पावर से बाहर हो जाता है, क्योंकि अब उस लेटर को पोस्ट करना पोस्ट ऑफिस का काम होता है। तो यही बात बोलता है पैरा 2 ऑफ सेक्शन 4 कि जो प्रपोजर है अपने प्रपोजल के लिए बाउंड हो जाएगा जब ये जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है उसे पोस्ट कर दिया जाए। और वहीं ये सेक्शन बताता है कि जो एक्सेप्टर है वो अपने एक्सेप्टेंस के लिए तब बाउंड होगा जब वो जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है वो प्रपोजर रिसीव कर लेगा। और सेक्शन 4 इस बात को बोलकर अपने आप को इंग्लिश लॉ से अलग कर देता है। तो हम ये देख लेते हैं कि इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में क्या अंतर है। जैसा कि हमने समझा कि इंग्लिश लॉ में जैसे ही लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पोस्ट कर दिया जाता है वैसे ही दोनों पार्टीज़ उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए उस प्रपोजल के लिए बाउंड हो जाते हैं। और अगर उन दोनों पार्टीज़ में से अब किसी ने भी उस प्रपोजल को परफॉर्म करने से मना किया तो फिर वहाँ एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अराइज होगा। लेकिन इंडियन लॉ में जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट होता है तब केवल प्रपोजर अपने प्रपोजल के लिए बाउंड होता है, यानी कि लेटर के पोस्ट हो जाने के बाद अब प्रपोजर अपने प्रपोजल से नहीं मुकर सकता। लेकिन एक्सेप्टर बाउंड तब होगा जब वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस प्रपोजर रिसीव कर लेगा। और ये जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है इसे पोस्ट करने और प्रपोजर को मिलने के बीच का जो समय है
उसे चाहे तो जो एक्सेप्टर है वो यूज़ कर सकता है उस प्रपोज़ल को रिवोक करने के लिए, यानी कि उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं करने के लिए किसी फास्टर वे ऑफ कम्युनिकेशन को यूज़ करके। और हमने अभी तक ये जो सारी चीज़ें समझी, अगर हम इसे एक इलस्ट्रेशन में देखें तो हम मान लेते हैं कि ए ने बी को एक ऑफ़र दिया लेटर के ज़रिए और बी ने ए के उस ऑफ़र को लेटर के ज़रिए एक्सेप्ट कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ, जैसे ही बी ने उस लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पोस्ट किया वैसे ही यहाँ पे एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है और अब ए और बी दोनों ही उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बाउंड हैं। लेकिन इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग बी के लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पोस्ट करने के बाद केवल प्रपोजर ए उस प्रपोजल के लिए बाउंड होता है, और अगर अब ए ने उस लेटर को रिसीव कर लिया है तो फिर इसके बाद ए और बी दोनों इस प्रपोजल के लिए बाउंड होंगे और यहाँ पे एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाएगा। सो आई होप कि पोस्टल कम्युनिकेशन के दौरान कोई कॉन्ट्रैक्ट कब फॉर्म होता है आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और एक्सेप्टेंस से रिलेटेड बाकी के लैंडमार्क केस लॉस देखने के लिए आप राइट वाले प्लेलिस्ट पर क्लिक कर सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू योर एजुकेशन हब एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।